केदारनाथ में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है। क्या रहेगा चुनाव का हाल, किस तरीके से पार्टी की तैयारी है? हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मौजूद हैं। सर, खासकर केदारनाथ चुनाव किस तरीके से आप मानते हैं, उसकी हार जीत किस तरीके से मायने रखती है और किस तरह से आप लोगों की तैयारी चल रही है? ये अत्यधिक महत्वपूर्ण चुनाव है, मगर ये बेईमान है भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये चुनाव नहीं करवाएंगे, आपदा का बहाना लेकर के चुनाव को ये टाल रहे हैं, डरे हुए हैं। और हमारा अपना मानना है, कितने ही डरे, कितने ही टालने की कोशिश करें, स्क्रिप्ट बिल्कुल साफ लिखी जा चुकी है। केदारनाथ की जिस तरीके से इन्होंने पिछले 8 वर्षों के अंदर निरंतर उपेक्षा की है और ऐसे काम किए हैं वहाँ जिससे केदारनाथ के पुनर्निर्माण के बजाय जो है, या पुनर्वास की जो योजनाएं थी उनको आगे बढ़ाने के बजाय जो है, इन्होंने भविष्य के विध्वंस की भूमिका तैयार कर दी है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आदि आदि बना रहे हैं और ये सब चीज़ें जो है आमंत्रण कर रही हैं भविष्य के एक और विध्वंस को जो है। तो हमारे चारों धामों में इस तरीके की विध्वंसक स्थितियाँ ये पैदा कर रहे हैं और अपने हितैषी चहेते बिल्डर्स के हित के लिए इन्होंने केदारनाथ में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं। श्री बद्रीनाथ जी में मास्टर प्लान के आड़ में ये सब बनाने की योजना है और इसी तरीके से यमुनोत्री गंगोत्री में भी ये करेंगे। तो ये बहुत फ्रेजाइल एरियाज है, बहुत नाजुक एरियाज है, संवेदनशील एरियाज है। तो वहाँ जो कुछ ये कर रहे हैं उससे जनमत में बड़ा आक्रोश है। लोग सब समझ रहे हैं खेल को कि कुछ लोगों के हितों के लिए हमारे सनातन के इन महान तीर्थ स्थलों को दांव पर लगा रहे हैं। तो उसके लिए लोग उनको दंडित करना चाहेंगे और केदारनाथ में जब भी कोई चुनाव होंगे भाजपा निश्चित तौर पर हारेगी। सर, चूँकि सोशल मीडिया में बड़ा चला था अयोध्या, फिर काशी और तमाम सारी चीज़ों के बाद फिर बद्रीनाथ और अब केदारनाथ, बीजेपी आश्वस्त है कि वो केदारनाथ चुनाव जीतेगी। ये कुछ भी प्राण लगा दें, इन्होंने जिस तरीके से, अब सोने वाला मामला सबको मालूम है, 223 किलो 28 किलो कितना था, उससे 23 किलो में आया। अब 23 किलो में पता चला है कि 23 ग्राम की फॉगिंग करवाई गई है। तो लोग इस सवाल का क्या उत्तर देंगे? आप जो है, आप वहाँ मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बना रहे हैं, किसके इंटरेस्ट के लिए बना रहे हैं? आपने किया क्या है वहाँ? कहाँ है वैकल्पिक मार्ग 84 का? कहाँ है जो भूमि संरक्षण का काम, मंदाकिनी के कटाव को रोकने का काम तल्ली लिंचौली से वहाँ तक होना था? कहाँ है वो काम? कहाँ है हमारे प्रस्तावित तीनों जो है रोपवेज? लेकिन आप कहीं तो आगे बढ़े नहीं हैं। तो सनातन स्थलों की निरंतर जिस प्रकार से अवहेलना हुई है, लोग ये समझ गए हैं कि भाजपा नकली सनातनी है और वो ये समझते हैं कि कांग्रेस असली सनातनी है। क्योंकि शिकागो में जो सनातन धर्म की व्याख्या विवेकानंद जी ने की थी, कांग्रेस उसी का अनुसरण करती है। मूल मंत्र हमारे संविधान का वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म समभाव, हम उसी के अनुसार आचरण करते हैं। तो इसलिए लोग अब इन नकली सनातनियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और असली सनातनियों को लाना चाहते हैं। इसलिए शुरुआत जो है अयोध्या से हुई, क्योंकि राम जी का सर्वग्राही स्वरूप है, वो शीतलता प्रदान करने वाला स्वरूप है। और आप ऐसे नामों का, श्री राजा रामचंद्र जी के नाम का उपयोग लोगों में घृणा विद्वेष के लिए करेंगे तो दंडित किया है। प्रयागराज ने दंडित किया है, श्री बद्रीनाथ जी ने दंडित किया है और अब स्वयंभू केदार इनको दंड दे करके इनके भावी मंसूबों को विध्वंस करेंगे। सर, आप कह रहे थे कि जैसे 2027 में कांग्रेस की सरकार को लेकर आपका मोटो रहेगा कि जो पुनर्निर्माण के काम हो रहे हैं, जिस तरीके से अनियंत्रित तरीके से कर दिए है, उनको लेकर आप बनाएंगे। हाँ, लेकिन मैं बहुत गंभीर हूँ इस मामले में। कांग्रेस क्या राय रखेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी बिल्कुल स्पष्ट राय है, वहाँ जो भी जो है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इत्यादि बनाई जाएंगी जो इन्वायरमेंटल हैजार्ड पैदा करेंगी, उन बिल्डिंगों को हम ध्वस्त करेंगे। हाँ, वो ध्वस्त करेंगे।
हम वो कोई काम नहीं होने देंगे जिससे हमारे महान सनातन तीर्थ स्थलों के भविष्य की विध्वंस की भूमिका बने। अच्छा सर, अब चूंकि राज्य की आर्थिक स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो लोन पे ली जा रही है, और हिमाचल का भी मामला ही है, इसके अलावा अन्य राज्य पे। आपको लगता है कि अब उस तरीके से प्लानिंग नहीं होती और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं? ऋणम लेवेत घृतम पीवेत, ये सिद्धांत पर भाजपा काम कर रही है। हमारे समय में कहते थे कर्ज ले रहे हैं, और हमने 3 साल के अंदर आपदा का भी मुकाबला किया, पुनर्निर्माण भी किया, पुनर्वास भी किया, और उसके बावजूद जो है केवल 7,000 रुपया राज्य के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ाया, और आज कर्ज का बोझ 90,000 को पार कर चुका है। हिमाचल की स्थिति देख करके भी यदि धामी जी नहीं संभल रहे हैं, ये तो भाजपा की सरकार है इसलिए बेल आउट कर दे रही है केंद्र सरकार। लेकिन बेल आउट किसके दम पर? भविष्य, हमारे भविष्य के दम पर। आपने संसाधन बढ़ाने का कोई उपाय किया है? बताइए आप। तो एक उपाय बता दीजिए जिससे संसाधनों के अंदर वृद्धि हुई हो। तो संसाधन वृद्धि का जब तक आप वो नहीं रखेंगे तो छोटे राज्य के रूप में हम इस समय बहुत कष्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और भाजपा निरंतर ऋणम लेवेत घृतम पीवेत के सिद्धांत पर काम कर रही है। सर, एक आखिरी सवाल, निकाय चुनाव लगता है आपको कि जल्द कराएंगे सरकार, क्योंकि 10 महीने का समय गुजर चुका है? अरे डरे हुए हैं, कहाँ से कराएंगे? ये तो जो है बद्रीनाथ जी की फटकार के बाद, मंगलौर की हार के बाद डरे हुए हैं। ये इसीलिए इन्होंने विधानसभा का सहारा लेकर के, विधानसभा के इंस्टीट्यूशन का, स्पीकर के इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग करके जो है प्रवर समिति बनाई है। और प्रवर समिति बनाने का सीधा अर्थ है ये चुनाव को टालना चाहते हैं। केवल अब एक जनशक्ति है, यदि आंदोलन की शक्ति लोकतांत्रिक ताकतें आमंत्रित करेंगी तभी हो सकता है जो इन्होंने समय दिया है माननीय हाईकोर्ट के सामने उस पर चुनाव हो सके, नहीं तो ये कतई नहीं करवाएंगे। फिर कोई बहाना बना देंगे। प्रवर समिति विधानसभा द्वारा गठित है तो माननीय हाईकोर्ट उसमें क्या निर्णय लेंगे? जब ये कहेंगे प्रवर समिति की भी रिपोर्ट नहीं आई है या प्रवर समिति ने कुछ और जानकारियां इकट्ठा करने के लिए कहा है, तो ये इन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया है चुनाव टालने के लिए। ये भी नहीं करेंगे, ये पंचायतों का भी टालेंगे, क्षेत्र पंचायतों का भी, और श्री केदारनाथ जी का भी टालेंगे। ये चुनाव से डरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से खास बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने न सिर्फ केदारनाथ उपचुनाव, इसके अलावा राज्य की आर्थिक स्थिति और जो निकाय चुनाव है उस पर भी अपनी राय रखी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।